हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सब लोगों का अपने चैनल रूबीडियम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने डिस्कस किया था अणु के बारे में, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मास या मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास में दो यूनिट में हो सकता है, एएमयू में और एक ग्राम में। दोनों का मतलब क्या था उसको एक्सप्लेन किया था। कोई भी अणु मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ना, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें दिया हुआ है तो उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, किस प्रकार से प्रोटॉन और किस प्रकार से न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम करते हैं उसके बारे में भी लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो देखो बच्चों, अपना चैनल रूबीडियम है, रूबीडियम कोचिंग है, इसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस कंटेंट को भी शेयर करना है ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत ही बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक इस सीरीज में जाएंगे। आपको यकीन मानिए, आपको बहुत मतलब ऐसे लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल जीरो से हीरो वाली बात होगी। मतलब ये ऐसा कंटेंट है कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एक हीरो बनाने तक आप इस कंटेंट को लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और कंटेंट के जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आयन के बारे में। आयन के बारे में ज्यादा कुछ हम लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं लेंगे, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल हमने डिस्कस कर लिया, तो उसी से रिलेटेड आयन के बारे में डिस्कस करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस हम करने वाले इस पे नहीं है। वैसे जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी वो मैं आप सब लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयन। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि आयन होता क्या है। सबसे पहली चीज तो यही आती है कि आयन होता क्या है। देखो बच्चों, एटम के बारे में हमने डिस्कस किया है, मॉलिक्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आयन के बारे में। तो आयन की बेसिकली डेफिनेशन हम यही बोल सकते हैं, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो वो आयन कहलाता है। कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करूं तो देखो, एनी एटम और मॉलिक्यूल कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मैं लिख दूं -2, तो ये ऑक्सीजन आयन है। अब ये ऑक्सीजन एटम था, उस पे चार्ज कैसा है? -2 चार्ज है। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम था और इस पे +1 का चार्ज आ जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन। समझ गए बात को? ऐसे कोई मॉलिक्यूल कंसीडर करूं मैं, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास में NH4। ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक क्या प्रेजेंट हो? एटम प्रेजेंट हो। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। NH4 ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे +1 का चार्ज आ गया, तो ये एक आयन का फॉर्मेशन हो गया, या ये बोल सकते हैं ये एक आयन में कन्वर्ट हो गया। तो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन एटम हमारे पास में था, उस पे -2 चार्ज आ गया, तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन आयन हो गया। हाइड्रोजन था, उस पे +1 आ गया, हाइड्रोजन आयन हो गया। ये अमोनियम आयन है। ये क्या है? अमोनियम आयन है। जैसे और एग्जांपल ले, हमारे पास में एसिटिक एसिड होता है, उसका आयन ले, तो ये है हमारे पास में एसिटिक आयन। इस पे -1 का चार्ज आ गया, इस पे -1 का चार्ज आ गया। कभी कभी बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास में किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे अगर सिंगल प्लस या सिंगल माइनस का चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसके साथ 1 नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जांपल NH4 प्लस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH4 प्लस।
जैसे ये एसिडिक आयन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। समझ में आई बात? तो ये माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये यही है कि इस पे एक प्लस का है या एक माइनस का है, और एक से ज्यादा जब भी होगा प्लस का या माइनस का तो उसके साथ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लिखेंगे, उसके साथ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ मैंने लिखा है। समझ में आई बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आयन आपको समझ में आ गया होगा कि आयन क्या होता है। समझ में आई? आगे चले। अब देखो बच्चों, कोई भी आयन है तो वो या तो एटम से मिलकर बना हुआ है या मॉलिक्यूल से बनकर बना हुआ है, या तो एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और एटम का एटॉमिक मास हमें याद है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा है, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, किस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी आयन का भी हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि मॉलिक्यूल में और एटम में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की थी, तो आयन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। समझ में आई बच्चों? तो देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल का हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन की थी, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मॉलिक्यूल में जिसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उतने ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एटम और जो मॉलिक्यूल है उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने के कारण आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आयन सिर्फ दो चीज सॉरी चार्ज जो है दो चीजों से आएगा, या तो प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से, या तो प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर जो भी चार्ज आएगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास में और आ जाते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल के पास में बाहर से और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसका मतलब है उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब है उस एटम पर या उस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, इसलिए उस पे माइनस का चार्ज बढ़ गया है। किसी भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से सुन लेना, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन और आकर के ऐड हो जाते हैं तो माइनस का चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए तो माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा। और मान लो किसी भी एटम और किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उसका मतलब है उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी माइनस चार्ज कम हो गया, इसलिए प्लस का चार्ज बढ़ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया हो। तो किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल पे प्लस का चार्ज है, इसका मतलब है उसके पास में उदासीन या न्यूट्रल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन थे, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर प्लस का चार्ज है। जोर दे रहा हूं बच्चों, बात पे ध्यान से सुनना। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर प्लस का चार्ज है तो न्यूट्रल कंडीशन में उस एटम या मॉलिक्यूल के पास में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, वो डिनोट करता है पॉजिटिव चार्ज को। और मान लो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि न्यूट्रल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में थे उनमें और इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गए, उनमें और इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गए, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज आया है। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को अपना काम करते रहना है, रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखो बच्चों, इसमें ज्यादा दूर ना जाते हुए मैं सीधा सिंपल सी बात करता हूँ, O2 माइनस या O-2, ठीक है। ये ऑक्सीजन है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 816, ठीक है। ये लिखने का तरीका मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये तो डिनोट करता है जेड को और ये डिनोट करता है ए को। तो प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है? जेड है। अब मान लो ये ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल कंडीशन में होता तो जेड कितना है? 8, और इतने ही इसके पास में इलेक्ट्रॉन होते, इतने ही इसके पास में इलेक्ट्रॉन होते अगर ये न्यूट्रल होता, इफ न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल होता तो। समझ में आई बात? और यहां पर प्रोटॉन की संख्या है 8 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 16 माइनस 8, ये कैलकुलेट करना मैंने बता दिया तो 8। लेकिन बट एटम इज नॉट न्यूट्रल, यानी ये आयन है हमारे पास में, आयन है
तो यहाँ पर देखो दो माइनस का लगा हुआ है, माइनस का जब भी आए तो इसका मतलब है बाहर से उसके पास खुद चल करके आए, बाहर से उसके पास खुद चल करके आए। तो माइनस का दो लगा हुआ है, इसका मतलब उसके पास में दो इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते, 8 होते, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और दो बाहर से चल करके आए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके पास में प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 है और न्यूट्रॉन 8 है। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आई बच्चों? अब देखो यहां पर मैं बात करूं दूसरा लेयर पर सोडियम Na+। अब ये प्लस का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज है, तो इसको ऐसे लिखेंगे सोडियम 1123। और ये यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, माइनस का 2 याद लगा लेता हूँ और ये प्लस का 1 है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल होता तो Z बराबर प्रोटॉन की संख्या और वो क्या होता है 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है। अगर ये न्यूट्रल होता तो कैसा होता, तो न्यूट्रल होता था, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12 है, बट इट इज आयन, आयन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते 11 होते। अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते 11 होते, लेकिन इसके पास में +1 का चार्ज है, यानी न्यूट्रल कंडीशन में उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन थे उनमें से +1 का मतलब होता है निकल गए, प्लस का मतलब होता है निकल गए, और +1 लगा हुआ है इसका मतलब है एक निकल गया। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए और माइनस का मतलब होता है बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 10। तो यहाँ सोडियम जो है उसमें प्रोटॉन है हमारे पास में 11, न्यूट्रॉन है 12 और इलेक्ट्रॉन है 10। इस प्रकार से किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं अपन, मतलब 2-3 एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। दो एटम के एग्जांपल करवा दिए मैंने, एक मॉलिक्यूल का देख लेते हैं NH4+। NH4+। अब देखो बच्चों सबसे पहले जब भी मॉलिक्यूल आ जाए तो उसका पोस्टमार्टम करना है, उसका क्या करना है पोस्टमार्टम करना है। अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करने बैठूं तो ये ऐसा है, नाइट्रोजन यानी 7 14 प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये, और इस पूरे पे लगा हुआ है प्लस का एक। ध्यान देना बच्चों, जो प्लस माइनस का जो इफेक्ट आएगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पे देखने को मिलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कुछ इफेक्ट नहीं आना है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या निकाले तो प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पर तो आ गया 7 और यहाँ 4 हाइड्रोजन एक, तो ये आ गया अपने पास में 7 + 4 यानी 11। प्रोटॉन कितने आ गए 11 आ गए। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते 11 होते। तो यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर 7 7, और इसमें तो 0 होता है अपने को पता है, तो 7 न्यूट्रॉन है। अब मुद्दा ये है बच्चों, अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता यानी ये आयन न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते, लेकिन ये तो आयन है। तो यहाँ पर +1 का आया हुआ है, इसका मतलब न्यूट्रल कंडीशन में उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक निकल गया, उनमें से कितने निकल गए एक निकल गया। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो आयन है, इट इज आयन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11 - 1 इज इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोटॉन कितने हैं इसके पास में, प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 7 और इलेक्ट्रॉन है 10। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर चलते हैं। CH3COO-, CH3COO-। अब देखो बच्चों यहाँ इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं,
पोस्टमार्टम करें तो कार्बन 1 और कार्बन 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 12, ठीक है। प्लस का हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1H1, और 2 ऑक्सीजन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन 16 और पूरे पे -1। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब देखो बच्चों, प्रोटॉन की संख्या की कैलकुलेशन करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 2 टाइम्स ऑफ 6, एक कार्बन में 6 2, प्लस हाइड्रोजन में 1 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन में 8, तो ये आ गया हमारे पास में 12 प्लस 3 प्लस 16, 15 और 16 31। तो प्रोटॉन की संख्या आ गई 31 और यही किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। यदि ये न्यूट्रल होता तो, यदि ये न्यूट्रल होता तो, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे -1 लगा हुआ है। -1 का मतलब जो न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है उसके पास में एक और आ गया, तो फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 31 थे और एक और आ गया, तो ये टोटल हो गया 32। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये आयन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो इसके पास में तो न्यूट्रॉन है 6, 2 × 6 प्लस हाइड्रोजन के पास में 0 प्लस इसके पास में 2 × 8, तो ये आ गया हमारे पास में 12 प्लस 16 यानी 28। 28 तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एसिडिक आयन है उसके पास में प्रोटॉन तो है 31, इलेक्ट्रॉन है 32 और न्यूट्रॉन है 28। ये ध्यान रखना है बच्चों। इस प्रकार से हम किसी भी आयन में कैलकुलेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएंगे। अगर आप बैठे बैठे मूवी की तरह देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉपी लेना, पेन लेकर के प्रैक्टिस करना, तभी ये समझ में आएंगे। अगर आप रजाई में पाँव दे करके या बेड पे सोते हुए देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। और एटॉमिक वेट के लिए मैंने बोला है आपको, एटॉमिक वेट को याद करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आपको होमवर्क के रूप में आप करना उसको। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में होमवर्क के रूप में Cl-, चलो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो कोई इसका एटॉमिक मास पॉइंट्स में रहता है तो आप दिक्कत करेगा ये आपके लिए। Mg2+ Ca2+ और ये तीसरा है N3-। चौथा है हमारे पास में जैसे फॉर एग्जांपल S2-। अगला है हमारे पास में, जैसे अगला एग्जांपल कोई NH4+ CH3 HCOO-, इसके बाद में है हमारे पास में H3O+, इसके बाद में है हमारे पास में जैसे NH4+ मैंने बता दिया, CH3CO- बता दिया। चलो कोई नहीं, ये वाले कर लेना आप तो, या Fe2+, ये वाले आपका होमवर्क है, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करना, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करनी, ठीक है बच्चों। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अपना रूबीडियम चैनल और रूबीडियम कोचिंग दोनों चैनल है। अभी रूबीडियम कोचिंग पे कोई कंटेंट नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही उस पर कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। रूबीडियम चैनल पे अपना कंटेंट चल रहा है, तो आपका यही काम है अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है बच्चों।
तो ये है हमारे पास में आयन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आयन का मतलब सिंपली यही है, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से इफेक्ट होंगे। समझ में आई बात? तो आगे चले। आयंस के बारे में हमने डिस्कस किया है बच्चों, अब बात करते हैं हम मोल के बारे में। मोल के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी मोल होता है वो एक सिंपली यूनिट है, जैसे दर्जन या डजन एक यूनिट है। लेकिन यहाँ पर मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अवगाद्रो ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इस मोल का जो नंबर है उसको अवगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, अवगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। यहाँ पर अवगाद्रोस हाइपोथेसिस है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवगाद्रो हाइपोथेसिस, इसने क्या बोला था, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर at same temperature and pressure, equal volume of gases have equal number of atoms। इसको समझने की कोशिश करना बच्चों, ये अवगाद्रो की हाइपोथेसिस थी, जिसपे ही हमने ये मोल का बेस बोल सकते हैं इसको। तो इसने बोला था कि अगर टेम्परेचर सेम है ना, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो अगर हमारे पास में अलग अलग गैसें हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, और हमारे पास में अलग अलग गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, एट एसटीपी और एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, जहां पर भी गैस की बात करेंगे, यहाँ पर आइडियल गैस की बात करेंगे, तो वो होता है 22.4 लीटर। ये आपको डाटा याद रखना है, इसके डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है। जब मैं गैसियस चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसके डेरिवेशन में आपको मुलाकात करवाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल अगर हमारे पास में आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम होने वाला है 22.4 लीटर। अब ये मुद्दा ये आता है कि एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर या नेचुरल टेम्परेचर या प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या नेचुरल टेम्परेचर या प्रेशर। और ये कितना होता है, टेम्परेचर होता है हमारे पास में 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटीएम। ये आपको याद रखना है। अगर जहां पर भी एसटीपी और एनटीपी की बात आ जाती है तो वहां पर प्रेशर कंसीडर करेंगे 1 एटीएम। ये एटीएम क्या है बेटा, पैसों वाला एटीएम नहीं है, जहां से पैसे निकालते हैं वो एटीएम नहीं है बेटा। ये एटीएम है प्रेशर की यूनिट। ये एटीएम क्या है, प्रेशर की यूनिट है, और टेम्परेचर की यूनिट, जहां कहीं भी टेम्परेचर यूज करेंगे वहां पर टेम्परेचर की यूनिट हम केल्विन यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात? तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यानी सिंपल सी बात बोलूं तो 6.023 गुणा 10 की घात 33 जो डाटा है उस डाटा का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। किस टेम्परेचर पर, एसटीपी और एनटीपी पर, यानी 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या प्रेशर चेंज हो जाता है, यानी एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन चेंज हो जाती है, तो ये वॉल्यूम नहीं होगा 1 मोल गैस का। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम ये नहीं होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, एसटीपी और एनटीपी यानी 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पे इतना वॉल्यूम होता है। समझ में आई बात? और एवोगाड्रो जो हाइपोथेसिस है उसको भी याद कर लेना है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हमारे पास में अलग अलग गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम अलग सेम है, जिनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी यानी गैसेस के नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। समझ में आई बात? तो आगे चलें। आगे चलते हैं, मैं इनको एक एक्सप्लेन कर देता हूं। और ध्यान देना बच्चों, अब मोल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मैं सीधा पॉइंट पे चलता हूं। कोई भी मोल है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में जो मोल है उसको हम तीन तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ वेट, कि अगर हमें वेट दिया गया है किसी भी चीज का या किसी भी पार्टिकल का तो उसके मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, कि हमें पार्टिकल की संख्या दी गई है यानी पार्टिकल्स के नंबर ही दिए गए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरा करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, ये वॉल्यूम वाला इट इज वैलिड फॉर गैस। ये वॉल्यूम वाला किसके लिए वैलिड है, केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है। बाकी के जो दोनों हैं, बाकी के तीनों हैं जो, या ये बोल सकते हैं दोनों है, वो लिक्विड सॉलिड सब के लिए वैलिड है। ये अपने को ध्यान रखना है, वॉल्यूम केवल गैस का होगा और ये गैस के लिए वैलिड है। तो अब मोल की कैलकुलेशन हम गिवन वेट के रूप में करेंगे, है ना, वेट के फॉर्म में करेंगे और पार्टिकल्स के फॉर्म में करेंगे और वॉल्यूम के फॉर्म में करने वाले हैं। एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये आपको याद कर लेना है। समझ में आई बात? तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना चैनल रूबीडियम कोचिंग, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है। रूबीडियम कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना है, इस पे कंटेंट आने वाला है और रूबीडियम पे अपना चल रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ रहा। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एटम है जिसको हमने एटॉमिक मास याद किया था, या कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमने याद किया था, अगर उसका एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट हमें ग्राम में मिल जाता है तो वो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। कितने मोल को रिप्रेजेंट करता है, एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूं कि हमें पता है एक डजन इज इक्वल टू कितना होता है, एक डजन इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 12 है। और मान लो मैंने आपको बोला कि बच्चा जाओ और 60 सेब लेके आओ, 60 एप्पल लेकर के आओ, 60 एप्पल लेकर के आओ। तो मैंने पूछा कि हाउ मेनी डजन्स आर देयर, डजन्स आर देयर। तो 60 एप्पल्स में कितनी डजन्स हैं, 60 एप्पल्स में कितनी डजन्स हैं। तो नंबर ऑफ डजन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डजन इक्वल टू हो जाएगी, यानी 60 में हम क्या करेंगे 12 पर डिवाइड कर देंगे, तो 60 अपॉन 12 तो 5 डजन। तो कितनी डजन एप्पल है हमारे पास में, 5 डजन एप्पल है। इसी प्रकार अगर हमें किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का मास दिया गया है, फॉर एग्जांपल इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमें पता है कि अगर कार्बन मेरे पास में है, कार्बन का वेट मेरे पास में 12 ग्राम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। इफ
60 ग्राम carbon are there, then number of moles of carbon, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कार्बन के, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू जो वेट दिया गया है वो 60 ग्राम अपॉन कार्बन का एक मोल का वेट 12 ग्राम, तो अपने पास में 5 मोल आ गए। कितने मोल आ गए? 5 मोल। तो कार्बन के मोल कितने हैं? 5 मोल है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है बच्चों, एक चीज तो ये समझ में आती है कि जो गिवन वेट है वो ग्राम में होना चाहिए, गिवन वेट जो है वो ग्राम में होना चाहिए, यानी किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का जो वेट दिया गया है वो किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है एटम और मॉलिक्यूल का जो एक मोल का वेट है हमारे पास में ग्राम में होगा, किसमें होगा? ग्राम में होगा। तो गिवन वेट हमारे पास में ग्राम में होना चाहिए, तभी हम मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर किसी दूसरी यूनिट में गिवन वेट दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले तो ग्राम में परिवर्तित करो, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो? ग्राम में कन्वर्ट करो, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में उसमें एक मोल का डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये एग्जांपल मैंने एक सिंपल एग्जांपल डजन के रूप में समझाया है, ये सिंपल एग्जांपल एक कार्बन के एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया है। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं हम। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखने वाला हूं, वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। वैसे फॉर्मूला तो यहीं से बन गया कि देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है मैंने, जो गिवन वेट है वो वेट है अपॉन एक मोल का वेट लिखा है, और एक मोल का वेट क्या होता है? अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास होता है, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। इस प्रकार से हम मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। फॉर्मूला डेराइव हो गया वैसे तो, फिर भी मैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास में मोल इज इक्वल टू गिवन वेट। चलो दोनों का अलग अलग केस बना देता हूं। इफ एटम आर गिवन, अगर मुझे एटम दिया गया है तो मोल हो जाएंगे अपने पास में, मोल इज इक्वल टू गिवन मास गिवन वेट, किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट होना चाहिए एक मोल का, वो भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में। इस प्रकार से कोई भी वेट दिया गया है तो हम इस प्रकार से उसका मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है, क्या दिया गया है? मॉलिक्यूल दिया गया है। इफ मॉलिक्यूल आर गिवन, मॉलिक्यूल दिया गया है हमें, तो मोल हो जाएंगे हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट, ये किसमें? ग्राम में, अपॉन सॉरी गिवन वेट, ये किसमें? ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट, ये भी किसमें? ग्राम में। इस प्रकार से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अपने को याद करने हैं। अगर देखो बच्चों, मोल हम तीन टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट के फॉर्म्स में, वॉल्यूम के फॉर्म्स में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म्स में। अगर हमें वेट दिया गया है किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का, तो एटम का वेट दिया गया है तो गिवन वेट में उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, ग्राम में दोनों यूनिट होनी चाहिए। और अगर हमें मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर जो गिवन वेट है उसको मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, दोनों ग्राम में यूनिट होनी चाहिए। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे एग्जांपल करते हैं अपन, चलो आगे एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, हाउ मेनी moles in 40 ग्राम, 40 ग्राम, इसको 80 कर लेते हैं, 80 ग्राम कैल्शियम, 80 ग्राम
कैल्शियम, अगर मुझे कैल्शियम दिया गया है तो कैल्शियम के 80 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो कैल्शियम क्या है, एटम है, एटम है तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 80 ग्राम, और कैल्शियम जो दिया गया है कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 40 से 2, तो मोल आ गए हमारे पास में 2 मोल, ये साथ में लिखना है 2 मोल ऑफ कैल्शियम, 2 मोल ऑफ कैल्शियम। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये कैल्शियम क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि हमसे किसके मोल पूछे थे, कैल्शियम से, कुछ कैल्शियम के पूछे थे, तो अपने कैल्शियम के कैलकुलेट करते हैं। अगला एग्जांपल देखो अपने पास में, एग्जांपल है हमारे पास में अगला, नंबर ऑफ मोल्स इन 180 kg यूरिया, यूरिया में 180 kg यूरिया, चलो यूरिया का मॉलिक्यूल का बाद में ले लेते हैं, एक बार दो बार अपन बात कर लेते हैं किसकी, एटम की। 180 kg ऑफ आर्गन, आर्गन, तो मोल निकालेंगे तो मोल हो जाएगा हमारे पास में गिवन वेट। अब गिवन वेट किसमें है, केजी में, तो इसको सबसे पहले तो ग्राम में बदलो, मैंने बोला था ये किसमें होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन आर्गन, आर्गन का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 ग्राम, तो मोल आ गया हमारे पास में, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया अपने पास में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, ये आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 3 मोल ऑफ आर्गन एटम। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एटम दिया हो उसका वेट दिया गया हो तो हम उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूल का लेते हैं, कैलकुलेट, सॉरी लैंग्वेज लिखने में तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर ऑफ moles in 160 ग्राम NaOH, ये मॉलिक्यूल लिया है हमने, तो मोल क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट 160 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट किसमें, ग्राम में, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हमें याद है या निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो होता है 40, 23, 16, 39 और 40 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास में 4, 4 मोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल, ये किसके मॉलिक्यूल आए, किसके मोल आए हैं, NaOH के, NaOH मॉलिक्यूल के मोल आए हैं। इस प्रकार से हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, उसके बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको आने लग गया है, समझ गए बच्चों। लेकिन बच्चों आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पर, सबसे बड़ी बात ये है, आप अगर रजाई में बढ़कर बड़े हुए या बेड पे लेटे लेटे देखोगे कुछ नहीं हो सकता, पेन और कॉपी तो लेनी पड़ेगी, पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए तब जाकर के ये समझ में आएगी, समझ गए बात को, पेन कॉपी हाथ में होगी तब आपको ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है, मोटी मोटी बात यही है। तो आगे चले, कुछ एक दो एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं हम, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग, एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं। 40 ग्राम NaOH, सेकंड क्वेश्चन 90 kg C6H12O6, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में 300 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम है ये ध्यान रखना, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम यूरिया, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में
फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 80 मिलीग्राम mg, ये है मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम ऑफ Ca कैल्शियम। अब देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन सारे डाउट जो आपके हैं क्लियर हो जाएंगे, है ना। सबसे पहली चीज तो ये है, मोल का वेट दिया गया है हमें, तो सबसे पहले उसका ग्राम में होना चाहिए वेट। तो मैंने तीनों चारों यूनिट अलग अलग लिए हैं, ये ग्राम लिया है, ये केजी लिया है, ये माइक्रोग्राम लिया है, ये मिलीग्राम लिया है। तो पहला क्वेश्चन, अब देखो मैं मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूल है, एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के मोल आ जाएंगे हमारे पास में, मोल इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 40 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम। तो ये हो गया आपके पास में 1 मोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 90 kg C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसका एटम मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था 180 आया था। अब देखो बच्चों, आपको एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए बच्चों। और कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो उसके मोल आ जाएंगे, मोल गिवन वेट ग्राम में होना चाहिए, किसमें दिया गया है, केजी में, केजी में दिया गया है तो 90 इंटू केजी, तो इसमें मैंने ग्राम में बदल दिया सीधा का सीधा, और इसका होता है 180 ग्राम। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बच्चों, ये हो गया 2, 90 दूना 180, और यहां से 10 ले लिया मैंने एक, तो ये 5 चला गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 2, तो ये आ गया 5, और 5 टू 500, तो 500 मोल ऑफ C6H12O6, 500 मोल ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल, कितने मोल आ गए, 500 मोल आ गए। अगला देखो, अगला दिया गया है हमें यूरिया, यूरिया कितना दिया गया, माइक्रोग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रोग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का प्लस का 6। ठीक है, तो ये माइक्रोग्राम दिया गया है, तो माइक्रोग्राम को उल्टा कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम। यानी ये बड़ी इकाई है ना बच्चों, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो प्लस का ही आएगा, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस का आएगा। अब ये छोटी इकाई से बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का आएगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम, ये याद रखना है। तो यहाँ पर मैं सीधा कन्वर्ट कर रहा हूँ, मोल इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 300 माइक्रोग्राम, तो 300 ग्राम में बदलना है तो 10 की पावर माइनस का 6, ये ग्राम आ गया, अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमें पता है 60 ग्राम, ये लो, तो ये आ गया 5, तो इसके मोल आ गया हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मोल ऑफ यूरिया, इसके मोल आ गए हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मोल ऑफ यूरिया। इस प्रकार से कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसका वेट हमें दिया हुआ है तो। लास्ट वाला 80 मिलीग्राम है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। ये बिल्कुल बेसिक है बच्चों, क्वेश्चन तो मैं करवा ही नहीं रहा अभी, ये तो बिल्कुल बेसिक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब ये मोल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 2 सेशन में मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, जितना पढ़ा दिया फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में मोल थर्ड लेक्चर चल रहा है, फोर्थ लेक्चर में मोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, चारों जो सेशन है उन चारों सेशन के क्या क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और उनसे आइडिया लगेगा आपको कि क्या हमने जो पढ़ा है वो हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। समझ गए बच्चों, तो ये तो क्या है, बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो इस प्रकार से मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे मैं करता हूँ, तो आपको अपना काम करते रहना है, रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग दोनों को सब्सक्राइब करना है। सॉरी, कितना दिया गया था, 80 मिलीग्राम दिया गया था आई थिंक,
फोर्थ क्वेश्चन था 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम कैल्शियम। तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में, मोल इज इक्वल टू मिलीग्राम, ये मिलीग्राम दिया गया है तो मैं इसको पहले मिलीग्राम को कन्वर्ट कर देता हूं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम। मिली का मतलब 1 मिली, 1 मिली मतलब 10 की पावर माइनस का 3, 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस का 6, ये आपको याद करना है। किलो का मतलब प्लस का 3, किलो का मतलब प्लस का 3, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास में, इसका मोल कैलकुलेट करना था, तो मोल आ जाएगा हमारे पास में, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट 80 और मिलीग्राम दिया हुआ है तो उसको 10 की पावर माइनस का 3 से ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन कैल्शियम दिया हुआ है तो कैल्शियम का कितना होता है 40 ग्राम, ये भी ग्राम, तो 40 गुना, तो हमारे पास में मोल आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मोल ऑफ कैल्शियम। कितने मोल आ गए कैल्शियम के? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मोल आ गए। इस प्रकार से हम मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमने मोल की कैलकुलेशन एक टर्म में की है, वेट के टर्म्स में, दो टर्म्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में, ये दोनों बाकी है, उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इनको रिवाइज करना है, ठीक है? आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, इनके मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है? इनके मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो होमवर्क है हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। पहला है 120 kg CH3COOH, दूसरा है हमारे पास में 27 मिलीग्राम H2O, तीसरा है हमारे पास में 91 माइक्रोग्राम NH3, चौथा है हमारे पास में 69 kg आ गया, मिलीग्राम आ गया, माइक्रोग्राम आ गया, ग्राम सोडियम, और पांचवा है हमारे पास में 64 माइक्रोग्राम सल्फर। ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मोल कैलकुलेट करना है। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करने के लिए, वेट के टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में अपन ने आयन के बारे में डिस्कस किया, आयन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और हमने ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से मोल की कैलकुलेशन होती है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया, है ना? और हमने मोल के तीन टर्म्स में मोल कैलकुलेट होता है, जिसमें पहला टर्म मतलब यानी वेट के टर्म्स में मोल की कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज का ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इतना ही पढ़ने वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बिल्कुल बेसिक से है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में हम नंबर ऑफ पार्टिकल से किस प्रकार मोल कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर वॉल्यूम से किस प्रकार मोल कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो लेक्चर ये कंप्लीट होने के बाद में 2 लेक्चर्स में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितना पढ़ लिया उनके सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, अपना जो चैनल है रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी कोई नया कंटेंट आपके सामने आए उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा लेक्चर, बहुत ही प्यारा समझ में आया होगा। और बच्चों रजाई में घुस करके या लेटे लेटे मत देखना, पेन कॉपी हाथ में होना, तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। मतलब कुछ रटने वाली चीज नहीं है बच्चों, इसमें रटने वाली चीज थी पीरियोडिक टेबल के जो 36 के एलिमेंट के एटॉमिक वेट याद करने थे आपको, वो मैंने बोल दिया। उसके बाद में वो याद है तो कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है अभी तक। जो भी रटने वाली चीज आएगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। केमिस्ट्री कॉम्बो है बच्चों, कुछ चीजें रटनी भी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी भी पड़ेगी।
रटने वाली चीजों के लिए मैं बता दूंगा, समझने वाली चीजों के लिए भी बता दूंगा, तो आपको साथ साथ चलना है, किस चीज को रटना है, किस चीज को समझना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।